राधे राधे साथियों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अब हम जहाँ से कि अक्सर कर आपके लिए एक प्रश्न पूछा जाएगा संस्कृत का, जहाँ से एक प्रश्न आपका आएगा उस टॉपिक के बारे में परिचर्चा करेंगे। और टॉपिक का नाम क्या है? छंद। टॉपिक का नाम क्या है? छंद। जहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा, लगभग यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है और टॉपिक का नाम क्या है? छंद। तो सबसे पहले छंद के बारे में जानेंगे। छंद क्या है? जो आपके लिए गद्य और पद्य का प्रयोग किया जाता है, तो पद्य का जो प्रयोग किया जाता है तो उस पद्य से ही आपके लिए एक प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न आता है, सबसे पहले यह जानना होगा, प्रश्न आता है कि इत्यस्मिन् पद्यांसे छंदः अस्ति। जो आपके लिए पद्य प्रयोग किया जा रहा है, जो आपके लिए पद्य प्रयोग किया जा रहा है, उसमें से ही प्रश्न आता है इत्यस्मिन् पद्यांसे छंदः अस्ति। इस पद्य में कौन सा छंद है? इस पद्य में कौन सा छंद है? जैसे इत्यस्मिन् पद्यांसे छंदः अस्ति, इस पद्य में कौन सा छंद है, आपको यह जानकारी रखना जरूरी है। तो एक बार देखेंगे। सबसे पहले छंद शास्त्र के ज्ञाता या छंद किसे कहते हैं? वर्ण अथवा वर्णों के समूह को, वर्ण अथवा वर्णों के समूह को पाद मानकर रचे हुए वाक्य समूह को छंद कहा जाता है। छंद शास्त्र के ज्ञाता पिंगल मुनि हुए। तो छंद शास्त्र के ज्ञाता कौन हुए? छंद शास्त्र के ज्ञाता पिंगल मुनि। पिंगल मुनि हुए। छंद शास्त्र की ज्ञाता पिंगल मुनि हुए। और छंद का शाब्दिक अर्थ किससे है? पद्य से। छंद का शाब्दिक अर्थ किससे है? पद्य से। क्योंकि छंद का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? पद्य में। छंद का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? पद्य में। अगला, छंद को वेद रूपी पुरुष का, छंद को वेद रूपी पुरुष का पैर कहा जाता है। पुरुष का क्या कहा जाता है? पैर। छंद को वेद रूपी पुरुष का क्या कहा जाता है? पैर। कहने का मतलब छंदः पादौ तु वेदस्य। छंदः पादौ तु वेदस्य। छंद को वेद रूपी पुरुष का पैर भी कहा जाता है। छंदः पादौ तु वेदस्य। तो एक बार फिर से, छंद शास्त्र के ज्ञाता कौन हुए? पिंगल मुनि, जिन्होंने छंद के बारे में परिचर्चा की, छंद के बारे में ज्ञान दिया। कौन से विद्वान हुए? पिंगल मुनि। छंद का शाब्दिक अर्थ किससे है? पद्य से। और छंद को वेद रूपी पुरुष का क्या कहा जाता है? पैर। क्या कहा जाता है? पैर। जिस प्रकार वेद के लिए किसकी आवश्यकता होती है? छंद की। पद्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है? छंद की। उसी प्रकार मानव को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पैर की। जैसे कि अलंकारों के बिना, मतलब आभूषणों के बिना नारी शोभायमान नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार पद्य भी छंद और अलंकारों के बिना शोभायमान दिखाई नहीं देता। अगला, यति। यति का मतलब होता है रुकना। यति का मतलब होता है रुकना। श्लोक के मध्य में श्वास को विराम देना, श्लोक के मध्य में श्वास को विराम देना यति कहलाता है। श्लोक के मध्य में श्वास को विराम देना यति कहलाता है। पाद या चरण। पाद या चरण, श्लोक में 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4।
श्लोक में 4 चरण होते हैं। छंद मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। छंद मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। जैसे बात करें लौकिक और वैदिक, लौकिक मुख्यतः 2 प्रकार का, मात्रिक और वर्णिक। जैसे छंद को डायरेक्टली मैं आपके लिए बता रहा हूं क्योंकि अक्सर कर आपके लिए यही सुनियोजित है। छंद मुख्यतः 2 प्रकार का, मात्रिक और वर्णिक। छंद मात्रिक छंद और कौन सा? वर्णिक छंद। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अब हम आप सबसे पहले कौन सा छंद पढ़ेंगे? मात्रिक। मात्रिक छंद। मात्राओं पर आधारित छंद को मात्रिक छंद कहा जाता है। अगला, मात्रा किसे कहते हैं? किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो जितना समय लगता है वह उसकी मात्रा कहलाती है। और मात्रा मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। मात्रा मुख्यतः कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1, ह्रस्व। ह्रस्व को लघु, लघु को एक मात्रिक, लघु को एक मात्रिक भी कहा जाता है और इसके लिए यह चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ह्रस्व, लघु, एक मात्रिक, 1 सेकंड, और इसके लिए चिन्ह यह लगाया जाता है। दूसरा, दीर्घ। दीर्घ का मतलब गुरु, गुरु का मतलब द्विमात्रिक, और द्विमात्रिक का मतलब 2 सेकंड, और उसके लिए चिन्ह प्रयोग किया जाता है एस जैसा। कौन सा चिन्ह किया जाएगा? एस जैसा। और तीसरा हुआ प्लुत, जिसे त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। तीसरा हुआ प्लुत, जिसे त्रिमात्रिक भी कहा जाता है और उसके लिए चिन्ह प्रयोग किया जाता है जैसे ओम। परंतु छंद में 2 मात्राओं का ही प्रयोग किया जाता है, ह्रस्व और दीर्घ। छंद में केवल कौन सी मात्रा? ह्रस्व और दीर्घ का ही प्रयोग किया जाता है। ह्रस्व के लिए 1 जैसा चिन्ह और गुरु या दीर्घ के लिए एस जैसा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। अगला, मात्राओं के नियम। मात्राओं के नियम। सबसे पहले नंबर 1, संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण। संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण गुरु माना जाता है। गुरु माना जाता है। संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है। जैसे संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण गुरु माना जाता है, जैसे अंबर। अब देखेंगे संयुक्त वर्ण म और वह, इससे पहले अ है तो कैसा? लघु। परंतु संयुक्त म और व से पहले अ होने के कारण इसको क्या मान लेंगे? गुरु। तो इसके लिए एस जैसा चिन्ह लगेगा। और आधा वर्ण है, उसके लिए कोई मात्रा प्रयोग नहीं की जाती है, व के लिए 1 और अ के लिए। कच्च। क हमारा कैसा है? लघु। क हमारा कैसा है? लघु। उधर क और स से मिलकर के क्या बना है? छ। क्योंकि क और स से मिलकर के क्या बना है? छ। त और र से मिलकर क्या बन जाता है?
त्र ज और य से मिलकर के क्या बन जाता है, गया। यह संयुक्त व्यंजन भी के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन। क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। तो क हमारा कैसा है, लघु, परंतु पीछे संयुक्त होने के कारण यह गुरु और यह कैसा हो जाएगा, लघु। जैसे यज्ञ, यह हमारा कैसा है, यह हमारा कैसा है, लघु, परंतु पीछे ज प्लस यह संयुक्त होने के कारण कैसा हो गया, गुरु, और यह कैसा हो गया, लघु। तो कहने का मतलब पहला नियम हुआ, संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण गुरु माना जाता है। दूसरा नियम, विसर्ग से युक्त वर्ण, जिस पर विसर्ग लगे होंगे, विसर्ग से युक्त वर्ण भी क्या मान लिया जाता है, दीर्घ। विसर्ग से युक्त वर्ण भी दीर्घ या गुरु मान लिया जाता है। जैसे रामः, रामः हरिः, रामः हरिः। देखेंगे र हमारा कैसा है, गुरु, आ गुरु है। म हमारा कैसा है, लघु, परंतु विसर्ग होने के कारण उसको कैसा मान लिया जाएगा, गुरु। म है तो लघु, विसर्ग लगे होने के कारण उसे क्या मान लिया जाएगा, गुरु। ह हमारा कैसा है, लघु, और र में छोटी ई की मात्रा है ह्रस्व, परंतु विसर्ग के कारण उसे भी क्या मान लिया जाएगा, गुरु, हरिया। तीसरा नियम, अनुस्वार से युक्त वर्ण को भी, अनुस्वार से युक्त वर्ण को भी गुरु मान लिया जाता है या दीर्घ मान लिया जाता है। जिस पर अनुस्वार लगा होगा उस वर्ण को भी दीर्घ मान लेंगे। जैसे रामम, हरिम, रामम हरिम। रा हमारा कैसा है, गुरु, म हमारा कैसा है लघु, परंतु अनुस्वार के कारण उसको क्या मान लेंगे, गुरु। ह हमारा कैसा है, लघु, परंतु र पे छोटी की मात्रा अनुस्वार होने के कारण उसे क्या मान लेंगे, गुरु। यह है अगला। और अगला नियम चौथा नियम, दीर्घ वर्ण को भी क्या मान लिया जाता है, गुरु। दीर्घ वर्ण को भी गुरु मान लिया जाता है। जैसे लता, रमा। लता में ल हमारा लघु, ल हमारा कैसा है, लघु, और त हमारा कैसा है, गुरु। र हमारा कैसा है, लघु, और म हमारा कैसा है, गुरु। तो कहने का मतलब दीर्घ वर्णों को भी गुरु मान लिया जाता है। और अगला पांचवा नियम आया, पद के अंत में आवश्यकता अनुसार, पद के अंत में आवश्यकता अनुसार लघु और गुरु मान लिया जाता है। आवश्यकता अनुसार क्या मान लिया जाता है, लघु और गुरु मान लिया जाता है। जैसे कि पद के अंत में आवश्यकता अनुसार लघु और गुरु मान लिया जाता है। जैसे हमें आवश्यकता है 15 मात्राओं की, कितनी, 15 की, और मात्राएं हमारी हैं 14। पद के अंत का मतलब अंतिम वर्ण होना चाहिए, तो उसको क्या मान लेंगे, 15 कर लेंगे, 14 को 15। अब जैसे कि हमें आवश्यकता है 12 मात्राओं की और हमारी मात्राएं 13 बैठ रही हैं, तो उनको क्या मान लेंगे, 12 मान लेंगे। तो कुल मिलाकर के पद का अंत होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार लघु और गुरु मान लिया जाता है। जैसे आगे इसमें जब पढ़ेंगे छंद तो वहाँ इसका वर्णन करेंगे। अब तो उदाहरण के माध्यम से यह समझेंगे कि मात्रिक छंद केवल कौन सा है, तो मात्रिक छंद केवल आर्या है। मात्रिक छंद केवल आर्या है, जिसका नाम आर्या है।
जिसमें कुल मात्राएं कितनी हैं? कुल मात्रा है 57। कुल मात्राएं कितनी हैं? 57। उदाहरण में एक ही है, मात्रिक छंद केवल कौन सा है? आर्या, जिसमें कुल मात्राएं कितनी हैं? 57। इसी क्रम में अब हम कौन सा छंद पढ़ेंगे? वर्णिक। कौन सा छंद पढ़ेंगे? वर्णिक छंद। वर्णिक छंद किसे कहते हैं, यह आपको जानना बेहद जरूरी है। जहां पर वर्ण गिने जाते हैं उसे वर्णिक छंद कहा जाता है। वर्णिक छंद जहां पर वर्ण गिने जाएंगे उसे वर्णिक छंद कहेंगे। वर्णिक छंद मुख्यतः कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? समव्रत, अर्धसमव्रत, और तीसरा विषमव्रत। समव्रत जहां सभी वर्ण कैसे हों, चारों चरणों में कैसे हों, समान, समव्रत। अर्धसमव्रत आधे समान आधे असमान। और विषमव्रत जिसमें सभी कैसे हों, विषम, तो उसे विषमव्रत भी कहा जाता है। समव्रत, अर्धसमव्रत और विषमव्रत की बात यह थी। अगला, वर्णिक छंद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? गण। वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। प्रत्येक गण मुख्यतः 3 वर्णों से मिलकर के बनता है। गण कितने वर्णों से मिलकर बनता है? 3 वर्णों से। प्रत्येक गण मुख्यतः 3 वर्णों से मिलकर के बनता है। और गण मुख्यतः कितने होते हैं? 8। गण मुख्यतः कितने होते हैं? 8। अष्ट गण मुख्यतः कितने होते हैं? 8। जैसे कि यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गण मुख्यतः 3 वर्णों से मिलकर बनते हैं। और कितने होते हैं गण? 8। जो कौन कौन से हैं? यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। य का मतलब हुआ यगण। और यमाता, यमाता, यह हमारा लघु, माँ हमारा गुरु और ता हमारा गुरु, तो इसे क्या कहेंगे? आदि लघु यगण। आदि माने होता है पहला वर्ण जिसमें लघु होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम यगण कहेंगे। आदि लघु यगण। आदि का मतलब होता है पहला, जिसमें पहला वर्ण लघु होता है उसे हम यगण कहते हैं। म का मतलब क्या हुआ? मगण। और मा तारा, क्योंकि 3 वर्णों से मिलके मा तारा, मा तारा, मा तारा। तो जिसमें सर्व गुरु मगणा, सभी वर्ण गुरु होते हैं, उसे मगण कहा जाता है। सर्व गुरु मगणा, जिसमें सभी वर्ण गुरु होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मगण। अगला, ता रा ज, त का मतलब हुआ तगण, और तगण का मतलब हुआ ता रा ज। ता राजा का मतलब ता बड़ा, रा बड़ा, ज लघु। ता दीर्घ, रा दीर्घ, ज लघु, तो अंतः लघु तगणा। अंतः लघु तगणा, जिसमें अंतिम वर्ण लघु होता है उसे हम क्या कहते हैं? तगण कहते हैं।
अंतिम वर्ण लघु होना चाहिए। राजभा, र का मतलब क्या हुआ? रगण। र का मतलब हुआ रगण। और राजभा, रा बड़ा दीर्घ हुआ, ज लघु, भा दीर्घ हुआ। तो कहने का मध्य लघु रगण, जिसमें बीच वाला वर्ण लघु होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रगण कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रगण कहेंगे। सूत्र यमाता राज भान सलगा। अब रगण के बाद में ज भा न। ज का मतलब क्या हुआ? जगण। और जगण का मतलब क्या हुआ? ज भा न। ज भा न। मध्य गुरु जगणा, मध्य गुरु जगणा, इसमें बीच वाला वर्ण गुरु होता है उसे हम क्या कहते हैं? जगण। मध्य गुरु जगणा, बीच वाला वर्ण गुरु होगा उसे जगण कहा जाता है। अगला भा न स, तो भा का मतलब हुआ भगण और भगण का मतलब हुआ भा न स। और भा न स, भा का मतलब हुआ आदि गुरु भगणा, इसमें पहला गुण भा न स। य माता, कहने का मतलब पहला वर्ण गुरु होता है। आदि वाणी को होता है पहला, आदि गुरु भगणा, इसमें पहला वर्ण गुरु होता है उसे हम भगण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भगण। आदि गुरु भगणा, जिसमें पहला वर्ण गुरु होगा उसे भगण कहेंगे। अब न स ल, तो न का मतलब क्या हुआ? नगण। न का मतलब नगण। और न स ल, नशल का मतलब न स ल, सर्वलघु नगण। सर्वलघु नगणा, जिसमें सभी वर्ण लघु होते हैं उसे क्या कहा जाता है? नगण कहा जाता है। जिसमें सभी वर्ण लघु होते हैं उसे नगण कहा जाता है। अब स ल गा और स ल गा, सगण, स ल गा, स ल गा, स ल गा, अंतः गुरु शगणा, जिसमें अंतिम वर्ण गुरु होता है। अंतः गुरु शगणा, जिसमें अंतिम वर्ण गुरु होता है उसे हम क्या कहते हैं? सगण कहते हैं। स ल गा। और ल का मतलब हुआ, ल का मतलब हुआ लघु, ल का मतलब लघु। और गा का मतलब, गा का मतलब गुरु, ग का मतलब गुरु। इस तरह आपके यह क्या थे? गण। यह क्या थे? गण। एक बार फिर, गण वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। प्रत्येक गण 3 वर्णों से मिलकर बनता है। गण मुख्यतः कितने होते हैं? 8। यगण का मतलब आदि लघु यगणा, जिसमें पहला वर्ण लघु होता है उसे यगण कहते हैं। मगण का मतलब जिसमें सभी वर्ण गुरु होते हैं उसे मगण कहा जाता है। और तगण का मतलब जिसमें अंतः लघु तगणा, अंतिम वर्ण लघु होता है उसे हम क्या कहते हैं? तगण। और रगण का मतलब जिसमें मध्य राज भा, जिसमें मध्य वर्ण लघु होता है उसे हम रगण कहते हैं। अगला जगण, जिसमें मध्य वर्ण गुरु होता है उसे जगण कहते हैं। भगण, जिसमें पहला वर्ण गुरु होता है उसे भगण कहते हैं। जिसमें सभी वर्ण लघु होते हैं उसे नगण कहते हैं। और जिसमें अंतिम वर्ण गुरु होता है उसे सगण कहते हैं। और ल का मतलब लघु और ग का मतलब गुरु। यह आपका वर्णिक छंद था। अब देखो विद्वान साथियों, आपके लिए प्रश्न आएगा एक, जो कि आपके लिए पद्य का प्रयोग किया जाएगा। उस पद्य से ही अक्सर कर आपके लिए प्रश्न पूछेगा। अब पद्य से ही आपके लिए प्रश्न आएगा तो अब आप समझेंगे किस तरह आपको प्रश्न बनाना पड़ेगा। पहला, एक तरफ लिखेंगे छंद का नाम, एक तरफ
छंद का नाम, दूसरा लक्षण या पहचान, और एक तरफ लिखेंगे उदाहरण। अब देखेंगे राधा रानी के आशीर्वाद से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से आप बहुत ही जल्दी प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले छंद का नाम है अनुष्टुप। छंद का नाम क्या हुआ? अनुष्टुप। छंद का नाम हुआ अनुष्टुप, और अनुष्टुप हुआ तो आपको एक ही बात जाननी चाहिए, अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं? 8। कितने वर्ण होते हैं? 8। 8 वर्ण होते हैं, और 4 चरण होते हैं। 8 गुणा 4 करेंगे तो बराबर कितने? 32 वर्ण होने चाहिए, क्योंकि वर्णिक छंद है जहां वर्ण गिनेगा। अगली बात, श्लोक में दूसरा नियम, श्लोक में छठवां वर्ण गुरु होना चाहिए। श्लोक में छठवां वर्ण कैसा दिखाई दे? गुरु। पांचवां वर्ण कैसा दिखाई दे? लघु। और सातवां वर्ण कौन सा वर्ण? सातवां वर्ण हो, पाद हो दूसरा, और चौथा यहां भी कैसा होना चाहिए? लघु। और सातवां वर्ण पहले और तीसरे पाद में कैसा हो? गुरु। तो वह कौन सा छंद कहलाएगा? अनुष्टुप कहलाएगा। अक्सर कर साथियों या विद्वान साथियों, आपको एक ही बात ध्यान करनी है कि 8 वर्ण होंगे, वहां कौन सा छंद होगा? अनुष्टुप। दूसरा नियम, जहां छठवां वर्ण कैसा दिखाई दे? गुरु। पांचवां वर्ण लघु, और दूसरे और चौथे पाद में सातवां वर्ण लघु, और सातवां वर्ण पहले और तीसरे पाद में गुरु हो, तो कौन सा छंद होगा? अनुष्टुप छंद होगा। कौन सा छंद होगा? अनुष्टुप होगा। जैसे उदाहरण, अनुष्टुप छंद का उदाहरण, शैली शैलीन माणिक्यम, शैली शैलीन माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र, चंदन ना बने बने, चंदन ना बने बने। कहने का मतलब 8 वर्ण होने चाहिए। देखो, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, क्योंकि 8 वर्ण हो गए। कौन सा छंद हो गया? अनुष्टुप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कौन सा छंद हो गया? अनुष्टुप। अब दूसरा नियम बताया था, छठवां वर्ण गुरु होना चाहिए। पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये छठवां वर्ण कैसा हो गया? गुरु। किसी में भी ले लो। पंचम वर्ण लघु होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 कैसा हो गया? किसी में भी ले लो, कौन से भी पाद में। सातवां वर्ण द्विहि चतुष्पादयो रस्वम, सातवां वर्ण दूसरे और चौथे पाद में रस्व होना चाहिए। तो 5, 6, 7, सातवां ये दूसरा पाद हो गया। तो सातवां वर्ण कैसा हो गया? ह्रस्व का मतलब लघु।
पहले और तीसरे में गुरु होना चाहिए। तो पहले और तीसरे में वह कैसा हो गया? गुरु, क्योंकि त्र त और र से मिलके बना है, तो वह कैसा हो जाएगा? गुरु। इस तरह यह कौन सा छंद कहलाएगा? अनुष्टुप छंद। तो कहने का मतलब 8 वर्ण होने चाहिए। से ले न माणिक्यम। तो इस तरह कौन सा छंद होगा? हाँ, तो सैले मुक्ति कमना गजे गजे। तो यह कौन सा छंद हुआ? आपका अनुष्टुप। अब छंद का नाम इंद्रवज्रा, छंद का नाम उपेंद्र वज्रा, छंद का नाम उपजाति। ये आपको ढंग से समझनी है। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति। सबसे पहले कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण, और कुल मिला के 4 चरण में 44। इधर भी कितने? 11 वर्ण, कुल कितने? 44। और इधर भी कितने? 11 वर्ण, कुल 44। अब जहां 11 वर्ण के, कितने वर्ण के? 11 वर्ण के 3 छंद दिखाई दे रहे हैं, तो अक्सर करा आपको, अधिकांश साथियों, आपको ढंग से उसका जानकारी होनी चाहिए। जैसे इंद्रवज्रा 11 वर्ण, उपेंद्र वज्रा 11 वर्ण, और उपजाति में कितने होंगे? 11। तो जब हमें अधिकांश से 11 वर्ण दिखाई दें, सबसे पहले वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं, तो हमें वर्ण गिनने चाहिए। अब हमने वर्ण गिन लिया, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हमने वर्ण गिन लिया, जैसे अर्थो हि कन्या परकीय एव, अर्थो हि कन्या परकीय एव, अर्थो हि कन्या परकीय एव। सबसे पहले इसमें क्या गिनेंगे? वर्ण गिनेंगे। कितने वर्ण होने चाहिए? 11। इंद्रवज्रा छंद होगा, कितने वर्ण होंगे? 11। तो 11 वर्ण होंगे, गिनेंगे एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। अब 11 वर्ण दिखाई दे गए। अब 11 के जब ऑप्शन में आपको विभिन्न दिखाई दे रहे हैं, तीनों ऑप्शन में, तो एक ही बात दिमाग में सेट कर लो कि जब हमें अधिकांशतः, जब हमें पहला वर्ण कैसा दिखाई दे? गुरु। जहां 11 होंगे, पहला वर्ण गुरु होगा, उसे कौन सा छंद कहेंगे? इंद्रवज्रा। उसे कौन सा छंद कहेंगे? इंद्रवज्रा। कहने का मतलब पहला वर्ण कैसा होगा? गुरु। पहला वर्ण कैसा होगा? गुरु। तो उसे कौन सा छंद कहेंगे साथियों? उसे इंद्रवज्रा छंद कहेंगे। तो अर्थो, अब र के कारण यह अ कैसा हो गया? गुरु। यह पहला वर्ण था, पहला वर्ण कैसा हो गया? गुरु। तो जहां पहला वर्ण गुरु दिखाई देगा और 11 वर्ण होंगे, तो कौन सा छंद होगा? इंद्रवज्रा। क्लियर एकदम बात। पहला वर्ण गुरु होना चाहिए और 11 वर्ण होने चाहिए, तो कौन सा छंद होगा? इंद्रवज्रा। क्लियर बात। अब उपेंद्र वज्रा, त्वमेव त्वमेव माता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। 11 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11। अब 11 वर्ण तो हो गए, परंतु पहला वर्ण लघु होगा, पहला वर्ण लघु होगा, 11 वर्ण होंगे, कौन सा छंद होगा? उपेंद्र वज्रा। तो कहने का मतलब पहला वर्ण लघु होना चाहिए। पहला वर्ण कैसा हो? लघु। जैसे कि त्वमेव, त आगे चला गया, संयुक्त वर्ण है पर आगे कोई है नहीं, दीर्घ हो जाता, परंतु ब कैसा हो गया? लघु। वह कैसा हो गया? लघु। और पहला वर्ण है, इसलिए कौन सा छंद हो गया? कौन सा छंद हो गया? उपेंद्र वज्रा। एकदम क्लियर बात। जहां 11 होंगे पहला लघु होगा, कौन सा छंद होगा? उपेंद्र वज्रा। और जहां 11 होंगे पहला गुरु होगा, कौन सा होगा? इंद्र वज्रा। और इंद्र वज्रा व उपेंद्र वज्रा का मिश्रित छंद, यह आपको जरूर ध्यान करनी होगी। लेक्चरर और सेकंड डेट में अक्सर कर यह प्रश्न पूछा जाता है कि उपजाति छंद किसका मिश्रण माना जाता है? तो उपजाति छंद इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रित छंद माना जाता है, जिसमें कि कितने वर्ण होते हैं? 11। मिश्रित का मतलब है हमें एक चरण में इंद्र वज्रा, एक में उपेंद्र वज्रा, एक में इंद्र वज्रा, एक में उपेंद्र वज्रा, मतलब 4 चरण हुए, उनमें से 3 में इंद्र वज्रा हो सकता है, एक में उपेंद्र वज्रा हो सकता है, 3 में उपेंद्र वज्रा हो सकता है, एक में इंद्र वज्रा, या 2 में इंद्र वज्रा, 2 में उपेंद्र वज्रा। कहने का मतलब दोनों का जहां समावेश होगा इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का, वो कौन सा छंद कहलाएगा? वह कौन सा छंद कहलाएगा? वह आपका उपजाति छंद कहलाएगा। जैसे 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 येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भूविभारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भूविभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसके पास न विद्या न तप न दान न ज्ञान न शील न गुण न धर्म, इनमें से कोई नहीं है। ते मर्त्यलोके भूविभारभूता, वह इस मृत्युलोक संसार में, वह इस मृत्युलोक संसार में कैसे है? इस भूमि पर भार के समान है, जैसे मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, उसने जन्म मानव में ले लिया है, परंतु जंगल में जैसे मृग चरते रहते हैं, वह उसी के समान माना गया है। अब मैंने कहा उपजाति इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण माना जाता है, एक में इंद्र वज्रा एक में उपेंद्र वज्रा। तो देखो आपको ध्यान रखना चाहिए, पहला 1 2 3 4, पहला कैसा? गुरु। यह कैसा? गुरु।
यह कैसा गुरु, यह कैसा लघु। तो कहने का मतलब इन तीनों में जब गुरु पहला वर्ण गुरु होगा तो वहां कौन सा छंद होगा, इंद्रवज्रा। वहां कौन सा छंद होगा, इंद्रवज्रा। और चौथे चरण में कौन सा हो गया, उपेंद्र वज्रा, क्योंकि जहां लघु होगा। तो कहने का मतलब इन दोनों का एक क्या हो गया, मिश्रण हो गया। ए आपका गुरु, ज्ञा आगे चला जाएगा, क और स से छ बनता है, त और र से त्र बनता है, ज और यहाँ से ज्ञा बनता है, तो ज्ञा। ते आपका गुरु है ही, माँ आपका छोटा है, लघु है। तो इन तीनों में इंद्रवज्रा और अक्षर का चौथे में कौन सा हो गया, उपेंद्र वज्रा। तो आपका यहाँ दोनों का मिश्रण, इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण हो गया, इसलिए इसे उपजाति छंद भी कहते हैं। अब आपका देखो, यह आपके 11 वर्ण वाले हुए, और अब आपका है वंशस्थ 12 वर्ण वाला। वंशस्थ भुजंग प्रयात धुरत विलंबित। देखो, वंशस्थ भुजंग प्रयात धुरत विलंबित, तो सबसे पहले वंशस्थ में कितने वर्ण होंगे, 12, और 12 गुणा 4 बराबर कितने होंगे, 48। इसी प्रकार भुजंग प्रयात में 12 और 12 गुणा 4 बराबर 48, क्योंकि 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसी प्रकार एक चरण में 12 और 12 गुणा 4 बराबर कितने हो जाएंगे, 48। तो कहने का मतलब वंशस्थ भुजंग प्रयात और आपका धुरत विलंबित, इन तीनों में कितने कितने वर्ण हो गए, 12 12। इतनी बात क्लियर होने के बाद में सबसे पहले एक समस्या कि तीनों ऑप्शन में होंगे 12 12 के, आप कैसे पहचानेंगे। एक ही बात दिमाग में रख लो कि जब हमें पहला गण क्या दिखाई दे, पहला गण कौन सा होगा, पहला गण जगण होगा। कौन सा होगा, जगण। तो कौन सा छंद होगा, वंशस्थ। दूसरी बात, जब पहला गण कौन सा होगा, पहला गण यगण होगा। पहला गण कौन क्या होगा, यगण। क्योंकि आपके लिए एक प्रश्न आएगा, आपको एक प्रश्न पहचानना है। और धुरत विलंबित का मतलब पहला गण नगण। पहला गण कौन सा होगा, नगण होगा। तीनों में वर्ण कितने होने चाहिए, 12 12। जैसे तथा समक्षम धैता मनोभवम, तथा समक्षम धैता मनोभवम। धैता मनोभवम गिनेंगे एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तथा समक्षम दहता मनोभवम, 12 वर्ण हो गए। अब 12 आने के बाद में एक ही ऑप्शन में आपके लिए वंशस्थ, धुरत विलंबित, भुजंग प्रयात तीनों पूछे जाएंगे। फिर आपको कैसे जवाब देना है कि पहला गण कौन सा होना चाहिए, जहां पहला गण जगण होगा और 12 वर्ण होंगे तो कौन सा छंद होगा, वंशस्थ। जगण का मतलब ज भा न। जगण का मतलब क्या होता है, ज भा न। तो ज भा न, तो ज भा न, तो कहने का मतलब कौन सा हो गया, जगण। तो कौन सा छंद हो गया आपका, वंशस्थ। दूसरा भुजंग प्रयात। भुजंग प्रयात में महेशा सुरेशा परेशा परात्मा, महेशा सुरेशा परेशा परात्मा। अब कहने का मतलब 12 वर्ण होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने वर्ण हो गए, 12। 12 वर्ण हो गए तो सबसे पहले पहला गण यगण होना चाहिए। तो यगण का मतलब य मा ता, य मा ता, क्योंकि विसर्ग लगे हुए, विसर्ग से युक्त वर्ण भी
क्या मान लिया जाता है, दीर्घ मान लिया जाता है। तो पहला गण कौन सा हो गया, यगण। तो हमारा कौन सा छंद हो गया, भुजंग पर्यात। यह क्लियर हुआ। अगला तीसरा, नव पलास पलास वनम पुरः। नव पलास पलास वनम पुरः। अब नव पलास पलास वनम पुरः, तो एक बार गिनेंगे, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने वर्ण हो गए, 12। 12 वर्ण हो और पहला गण क्या हो, नगण हो, तो कौन सा छंद होगा, दुरत विलंबित होगा। कौन सा होगा, दुरत विलंबित होगा। तो पहले देखेंगे न गण, तो देखेंगे न गण, तो पहला गण कौन सा हो गया, नगण। तो पहला गण नगण हो गया, तो कौन सा छंद हो गया, दुरत विलंबित। यह बात कुल मिलाकर के 12 वर्ण वाले कितने छंद हो गए आपके लिए, 12 वर्ण वाले कितने छंद हो गए, 3। पहला वंशस्थ 12 वर्ण होने चाहिए, चारों चरणों में 48 वर्ण होने चाहिए। 4 चरण की हमें कोई आवश्यकता नहीं, पहला ही चरण देख लेंगे 12 वर्ण हो, और पहला जहां जगण दिखाई देगा वहां कौन सा छंद होगा, वंशस्थ। भुजंग पर्यात में कितने होते हैं, 12। पहला वर्ण यगण होना चाहिए। और अगला दुरत विलंबित, जहां 12 वर्ण होंगे और पहला गण नगण होगा, तो वहां कौन सा छंद होगा, दुरत विलंबित। तो साथियों, यह हम वर्णिक छंदों के बारे में पढ़ रहे हैं, वर्णिक छंदों की परिचर्चा कर रहे हैं। अगला, जहां के अभी हमने वर्णिक छंद में 7 छंद पढ़े। सबसे पहले अनुष्टुप, दूसरा इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति, 3 और 1 4, और 5वां दुरत विलंबित, वंशस्थ और भुजंग पर्यात। तो कहने का मतलब 4 और 3 कितने हो गए, 7। अनुष्टुप में कितने वर्ण, 8। इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति में कितने, 11। और आपका दुरत विलंबित, भुजंग पर्यात, वंशस्थ में कितने, 12। तो कुल मिलाकर के अभी 7 छंद पढ़ चुके हैं। बाकी वर्णिक छंदों को अगली क्लास में परिचर्चा करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, और मात्रिक छंद की भी अगली क्लास में परिचर्चा करेंगे। एक बार बोलेंगे, बोलो राधा रानी की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Karsh app from Google Play Store. Karsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download Karsh app now.